हेलो दोस्तों, MM साहिल राउज IAS एकेडमी देहरादून आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी कक्षा का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा कठिन विषय माना जाता है जिसमें विद्यार्थियों की कम रुचि होने के कारण जो है समानता परीक्षा में आए हुए प्रश्न छूट जाते हैं। यदि अर्थव्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके और संपूर्ण अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा परीक्षाओं में एक उपयोगी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इसी क्रम में आज हम इस कक्षा में अध्ययन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, ना कि अर्थशास्त्र, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत जो हमारे सामान्य अध्ययन का विषय है वो अर्थशास्त्र ना होकर भारतीय अर्थव्यवस्था है, जिसमें सिर्फ हम भारतीय अर्थव्यवस्था के पहलुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं सर्वप्रथम भारतीय अर्थव्यवस्था एक सामान्य परिचर्चा। इसी सामान्य परिचर्चा के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ये देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित या अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रदान की गई हैं। इन्हीं परिभाषाओं के अंतर्गत यदि सर्वमान्य और स्वीकार्य परिभाषा को देखें तो अर्थव्यवस्था को इस रूप में परिभाषित किया सकता है: किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में परिवर्तन और उत्थान को ध्यान में रखकर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर जो योजना बनाई जाती है उसे ही अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक गतिशील चित्र है जिसमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत बदलती हुई आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके अंतर्गत 4 चीजों को शामिल किया जाता है। अर्थात जब भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष या राष्ट्र या राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं तो इन आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत 4 चीजों को शामिल किया जाता है। पहला है हमारा उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिवेश या निवेश और चौथा विनिमय। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसके 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। अधिकांशतः यूपीएससी में यही सवाल पूछा जाता है कि आर्थिक गतिविधियों में कौन चीज शामिल है और कौन सी चीज शामिल नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत समानतः 4 तत्वों का अध्ययन प्रमुखता से किया जाता है, जिसमें हमारा उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय। अर्थव्यवस्था की एक सर्वमान्य परिभाषा का अभाव भी पाया गया है। अर्थव्यवस्था किस रूप में होनी चाहिए? तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति, उसके स्तर और पहलुओं के आधार पर हमारे अर्थशास्त्रियों के बीच यह विवाद का विषय बना हुआ है कि अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है। हमारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा समानता अर्थव्यवस्था के प्रकारों को लेकर विवाद उत्पन्न है। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकारों की जो शुरुआत है वो हमारे अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन से माना जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है
कि एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, उन्होंने आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन के लिए वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का विवेचन किया। इसी पुस्तक से लेकर समकालीन समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की प्रकृति कितने प्रकार की है, यह एक विवाद का विषय बना हुआ है। हमारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है, लेकिन वर्तमान समय के अंतर्गत यदि हम अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन करते हैं तो 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। इन 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को आइए देखते हैं किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पहला प्रकार है बाजारवादी या उदारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बाजारवादी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। बाजार शक्तियां अपनी इच्छा अनुसार और प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन कार्य संपन्न करती है, अर्थात बाजार शक्तियों के द्वारा ऐसी चीजों और वस्तु को अत्यधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है जिससे अत्यधिक लाभ को प्राप्त कर सके। उसी प्रकार से ग्राहक या उपभोक्ता भी अपनी अभिरुचि, प्राथमिकता के आधार पर वस्तु एवं सेवा का चयन करने में स्वतंत्र होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बाजार शक्तियों के द्वारा वस्तु एवं सेवा की कीमत का निर्धारण मांग एवं आपूर्ति के नियम के आधार पर किया जाता है, ताकि उत्पादनकर्ता के द्वारा अत्यधिक मात्रा के अंतर्गत लाभ कमाया जा सके। उसी प्रकार से उपभोक्ता भी अधिक बचत का प्रयास करता है, जिसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं पर उपभोक्ता और ग्राहक के बीच, उपभोक्ता, ग्राहक एवं उत्पादनकर्ता के बीच आपसी समझौता वादी सिद्धांत देखने को मिलता है। आर्थिक क्रियाओं की गतिविधि के संचालन में राज्य की भूमिका शून्य पाई जाती है, जिससे ये कहा जाता है कि ये एक प्रकार से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, जो कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के हस्तक्षेपी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। यदि संक्षेप में देखा जाए तो पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं ये एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत या नीति पर कार्य करती है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका प्रमुखता से पाई जाती है, प्रतियोगिता को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है, मांग एवं आपूर्ति के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, बाजार शक्ति केंद्र में पाई जाती है। ये एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इसके अंतर्गत यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रमुख स्थान रखती हैं। दूसरी अर्थव्यवस्था है हमारी समाजवादी या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। समाजवादी या केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एडम स्मिथ के सिद्धांत का खंडन किया गया और जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे की पूरक न होकर विरोधी मानी जाती हैं, क्योंकि दोनों ही दो अलग अलग संकल्पनाओं एवं अवधारणाओं पर आधारित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके समस्त संसाधन पर राज्य सरकार का नियंत्रण पाया जाता है। राज्य सरकार ऐसी गतिविधियों का संचालन करती है जो लोकहित के आधार पर उत्पादित करते हुए जनता के लिए
पर्याप्त हो। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि सरकार के द्वारा समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। आर्थिक गतिविधियां स्वतंत्र न होकर राज्य द्वारा प्रतिबंधित होती हैं। जब राज्य द्वारा प्रतिबंधित होती है तो इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की भूमिका शून्य पाई जाती है और राज्य की भूमिका प्रमुखता से संचालित होती है। इस प्रकार ये एक प्रतिबंधित है। यदि संक्षेप में देखा जाए तो क्या है, संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण पाया जाएगा, योग्यता एवं आवश्यकता अनुसार उत्पादन एवं वितरण किया जाएगा। यह एक प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था है जिसमें चाइना अर्थव्यवस्था, वियतनाम अर्थव्यवस्था आदि रूस अर्थव्यवस्था प्रमुखता से पाई जाती है। तीसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के मिश्रित रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि इसके अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। भारत के अंतर्गत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को ही स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया, जिसमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व क्रमशः 51%, 49% था, जो कि 2001 के अंतर्गत परिवर्तित होते हुए 74% एवं 26%। अर्थात सरकार की न्यूनतम भूमिका यह हो सकती है और निजी क्षेत्र की अधिकतम भूमिका यह हो सकती है। यानी कि संसाधन पर सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व पाया जाएगा। निजी क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का संचालन करेगा, लेकिन इनको राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। राज्य के नियंत्रित करने का मौलिक उद्देश्य भारत जैसे देशों के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा को स्थापित करना है। यदि संक्षेप में इस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखी जाएं तो संसाधन पर सरकार एवं निजी क्षेत्र का स्वामित्व है। इसमें बाजार और गैर बाजार दोनों ही घटक शामिल हैं। इसमें मिश्रित मूल्य प्रणाली पाई जाती है, अर्थात समाजवादी और उदारवादी दोनों की मूल्य प्रणाली का अस्तित्व है। इसके माध्यम से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रमुखता प्रदान की जाती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था, नॉर्वे अर्थव्यवस्था, स्वीडन अर्थव्यवस्था प्रमुख स्थान रखती है। इन तीन अर्थव्यवस्थाओं के अध्ययन पर ही आधारित वर्तमान समकालीन अर्थशास्त्रियों के द्वारा अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का भी वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं। एक हमारी चौथी अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित अवधारणा है। यानी कि खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां सरकार के द्वारा आर्थिक गतिविधि एवं क्रियाकलापों के प्रतिबंधों को समाप्त किया गया और समाप्त करते हुए आयात और निर्यात जैसी जो गतिविधियां हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अर्थात खुली अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रमुख अवधारणा है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत परस्पर और बेहतर संबंधों को स्थापित करने की पहल इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत की गई है। दूसरी ओर हमारी पांचवी अर्थव्यवस्था है बंद अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है अन्य या अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से
किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। समस्त आर्थिक गतिविधियों का संचालन राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विचारधारा से भी मेल खाती है, अर्थात आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य पाई जाती हैं, जिसमें निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख स्थान उत्तरी कोरिया जैसी अर्थव्यवस्था का देखने को मिलता है। अब प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत यही सवाल आता है कि समकालीन या अर्थव्यवस्था को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। समकालीन समय में 5 और अर्थशास्त्रियों के द्वारा 3 भागों में अर्थव्यवस्था को, और मुख्य परीक्षा में भी इनके विषय हमारे अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से विभाजित किया गया। उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था विश्व बैंक के द्वारा भी हमारी अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों का वर्णन किया गया। यानी कि कहने का अभिप्राय क्या है कि विश्व बैंक के द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को 3 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया। इस विभाजन का आधार जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय को बताया गया। विश्व बैंक के द्वारा 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय पर करते हुए 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं बताई गई। पहली अर्थव्यवस्था बताई गई न्यूनतम आय वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व की ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति व्यक्ति आय औसत $1025 से कम हो। दूसरी मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंतर्गत $1026 से लेकर $12,475 प्रति व्यक्ति औसत आय। तीसरा उच्च आय, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनके अंतर्गत $12,475 से अधिक आय हो। तो विश्व बैंक के द्वारा इस आय के आधार पर न्यूनतम आय के अंतर्गत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को रखा गया। मध्यम आय के अंतर्गत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को रखा गया और उच्च आय के अंतर्गत विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को रखा गया। यानी कि न्यूनतम आय के अंतर्गत हमारी अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, मध्यम आय के अंतर्गत विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं और उच्च आय के अंतर्गत विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसी के आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था का तीसरा रूप। इस प्रकार विश्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण जीडीपी के आधार पर या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया गया। उसी प्रकार से जीडीपी में योगदान के द्वारा जो है किसी भी अर्थव्यवस्था, विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी 3 दृष्टिकोणों से अध्ययन किया गया। पहला है हमारा कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो और इसी अनुपात में लोग अर्थव्यवस्था पर निर्भरता रखते हों। ऐसी अर्थव्यवस्था को कृषक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी गई। दूसरी अर्थव्यवस्था है औद्योगिक अर्थव्यवस्था, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उद्योग क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र का योगदान 50% हो और उसी अनुपात में लोगों की निर्भरता हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तीसरी अर्थव्यवस्था है हमारा सेवा अर्थव्यवस्था,
यानी कि सेवा अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का योगदान 50% हो और उसी अनुपात में लोगों की निर्भरता हो। इस अर्थव्यवस्था को सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इन तीनों में परस्पर जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को वृद्धि के चरण के रूप में जाना जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन क्या कहलाएगा? वृद्धि के चरण। अब यूपीएससी में बहुत बार ये सवाल आया है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन किस नाम से जाना जाता है, तो हमारे वृद्धि के चरण के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक अवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे भारत की जीडीपी के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर कम होता जा रहा है और सेवा क्षेत्र का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वृद्धि के चरण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर अग्रसर हुई और वर्तमान समय के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था सेवा आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। धन्यवाद। ये अर्थव्यवस्था का एक सामान्य परिचर्चा थी। इससे आगे का अध्ययन अगले अध्याय में किया जाएगा। धन्यवाद।